बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशिम। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबू ज़र मौज़ा। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। और ये हफ्ता भी गुजर गया और इस उम्मीद से कि अगले हफ्ते भी मसाइल मज़ीद कम होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल मसाइल हों, चाहे वो कोरोना के मसाइल हों, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस अब खुल चुके हैं और सिर्फ बच्चों के स्कूल अब रह गए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि जब उसके हवाले से फैसला हो तो फिर मेक श्योर किया जाए कि बाकी कोरोना केसेस कंट्रोल में और इस चीज़ को फॉलो किया जाए। यकीन जानिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वीक खत्म हो रहा है और आज फ्राइडे है और आज हमारा इस वीक का लास्ट शो है। ये अक्सर अबूज़र से मेरी ये बात होती है और मैंने छेड़ती भी हूँ कि ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब वीकेंड आ रहा है और थोड़ा सा ब्रेक मिलेगी और सुकून मिलेगा। एनीवेज जी, आज के दिन की मुनासबत से अगर हम बात करें तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। दुनिया भर में फार्मेसी की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इवन पाकिस्तान में भी जब इसके एकेडमिक साइड पर गौर किया गया, इसे डॉक्टरेट और फार्मासिस्ट का दर्जा भी दिया गया। लेकिन उसके बावजूद अगर हम दुनिया के साथ कंपैरिजन करें तो अबूज़र ये बात आप भी जानते होंगे कि हम फार्मेसी को उस तरह से सीरियस लेते नहीं हैं। वो चाहे ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलने के हवाले से हो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, या वो मेडिसिन की क्वालिटी के हवाले से हो। कोई भी बाहर से आ रहा हो, आप भी कभी जब बाहर जाएंगे तो मुझसे पूछेगा ज़रूर मैं आपके लिए क्या लाऊं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे लिए ये जो जेनेरिक मेडिसिन हैं ये उनकी क्वालिटी की वजह है। साथ में जो अद्वियात यहाँ पर हैं उनकी क्वालिटी के अलावा महंगी बहुत हैं अद्वियात, और रिसेंटली भी जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी वजह भी बहुत सी वजूहत में एक ये भी है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं की गई थी। फिर एक माफिया है जो कि इन्वॉल्व है इसमें, जो कि अद्वियात को उस तरह से मार्केट में आने नहीं देता, लोगों तक रसाई नहीं होती है, उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। तो इस चीज़ को भी देखना हुकूमत को आज का दिन तो फार्मेसी के हवाले से मनाया जाए पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में इसको खुसूसी तौर पर देखना चाहिए कि आइंदा साल में इसके लिए क्या किया जा सकता है। आवाम को जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, उनको अद्वियात जो उनका राइट है मिलना वो कम कीमत और म्यारी मिलनी चाहिए, इसके लिए मेक श्योर करना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ साथ आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब भी करने जा रहे हैं यूएन में, और वीडियो लिंक के जरिए चूंकि ये इजलास जारी है तो उस पर भी बात होगी और भी बहुत कुछ है प्रोग्राम में। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। तरक्की पजीर ममालिक से लूटी हुई रकम फौरी वापस की जाए। वाइट कॉलर क्राइम के जरिए $1 खरब मुंतकिल होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा नाजायज़ रकम की मुंतकली के खिलाफ इक़दाम करे। वज़ीर आज़म का यूएन असम्बली इजलास पर पैनल मुबाहिसे से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को भरपूर तरीके से उजागर करेंगे। पाकिस्तानी तालिबा उसफा ज़ैनब अक़वाम मुत्तहिदा के नौजवानों के मसाइल पर कायम पैनल में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के यूथ समिट में शामिल पाकिस्तानी तालिबा बनेंगी 24/9 की मेहमान। महंगाई से तंग आई आवाम के लिए एक और बुरी खबर। नेफरा ने बिजली की कीमत में ₹1.62 इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सियाहत का आलमी दिन 27 सितंबर को मनाया जाता है। हुकूमत टूरिज्म के हवाले से क्या इक़दाम कर रही है, इस पर होगी आज बात। टॉप स्टोरीज आपने जानी और बाकायदा आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने जो यूएन असम्बली इजलास के पैनल मुबाहिसे में खिताब किया, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हर साल तरक्की पजीर ममालिक से अरबों डॉलर गैर कानूनी तौर पर निकल जाते हैं, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जबकि वाइट कॉलर क्रिमिनल्स $1 ट्रिलियन तरक्की पजीर ममालिक से हड़प कर। बिल्कुल, उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि ये रकम तमाम तरक्की पजीर ममालिक को वापस की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के पैनल से फाइनेंशियल एहतसाब, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी के मौजू पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हमारी हुकूमत को करप्शन खत्म करने का मैंडेट मिला था। हमारी हुकूमत को मैंडेट मिला कि फाइनेंशियल क्राइम खत्म करने हैं। वज़ीर आज़म ने मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के लिए भी ठोस इक़दाम उठाने पर जोर देते हुए ये भी कहा कि हर साल तरक्की पजीर ममालिक से अरबों डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर निकल जाते हैं, जबकि वाइट कॉलर क्रिमिनल्स $1 ट्रिलियन तरक्की पजीर ममालिक से हड़प कर जाते हैं। और ऐसे कवानीन बनने चाहिए जिससे तरक्की पजीर ममालिक का लूटा हुआ पैसा वापस आए, जिसके लिए रिसेंटली अभी असम्बली में पाकिस्तान में बिल भी पास हुआ। वो किस तरह से पास हुआ उस पर तो एक अलग बहस हुई, लेकिन बिल पास हो गया। दैट्स ऑल्सो गोना हेल्प अस इन FATF में भी हमें इसका फायदा होगा। वज़ीर आज़म ने कल ये भी कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियों के टैक्स चोरी के इक़दाम को रोका जाए। फिर आलमी बरादरी को इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुश्तरका इक़दाम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब और तरक्की पजीर ममालिक से जो लूटी हुई रकम
रकम है वो वापस की जाए और फिर जो अनबैलेंस्ड सरमायाकारी के मुआहदे हैं उसको बाइसनेस को दूर रखते हुए बनाना होगा और अक़वाम मुत्तहिदा को डेफिनेटली इसमें अपना रोल प्ले करना होगा। अगर मौसर इक़दाम नहीं किए गए और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से नहीं किए गए तो ये जो डिफरेंस है अमीर और गरीब, तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक का गुजरिए बढ़ता चला। तो बड़ा ज़बरदस्त खिताब था वज़ीर आज़म का और ऑब्वियसली ये तमाम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और इसके साथ साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनके पास इस वक्त इन ममालिक की रकूम हैं और ऑब्वियसली वो मनी लॉन्ड्रिंग से गई हैं या किसी और ज़राए से गई हैं, वो क्यों गई हैं, क्यों उनके बैंकों में पड़ी हैं, इसके लिए कोई कानून बनने चाहिए और इसके साथ साथ वो वापस उन्हीं ममालिक में जाना चाहिए जिनके वो एसेट हैं। इसके लिए जो भी इक़दाम करने की ज़रूरत है और जिस प्लेटफॉर्म पर जाकर बात करने की ज़रूरत है उस पर करना चाहिए। बिल्कुल, आज जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वीडियो लिंक के जरिए वज़ीर आज़म खिताब करेंगे जिसका पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार तो है ही और अपने खिताब में वो इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम को भरपूर तरीके से उजागर भी करेंगे जैसे उन्होंने लास्ट टाइम भी किया। और ये वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अक़वाम मुत्तहिदा का जिसमें अगर हम कश्मीर की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो जिसे कहते हैं कि वो स्पीच पूरी नहीं होगी और यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ दुनिया भर के लोगों की नज़रें होती हैं जब स्पेशली ये इजलास हो रहा होता है। ऐसे मौका पर आलमी दुनिया को कश्मीर के असल मसाइल दिखाना, कश्मीर पर होने वाले जुल्म दिखाना सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, इस तमाम कोशिशों में एक अहम कोशिश की गई तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की तरफ से और पाकिस्तान उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, फ़लस्तीन का जिक्र किया। इसी तरह इमरान खान जब आज खिताब करेंगे तो वो भी कश्मीर का भी जिक्र करेंगे, फ़लस्तीन का जिक्र करेंगे, तमाम मुस्लिमीन जो कि पूरी दुनिया में हैं उनका जिक्र करना चाहिए। और ऐसा ही ये मौका भी मिलता है। UN जनरल असम्बली के इजलास में लास्ट ईयर बड़ा भरपूर और धुआंधार खिताब था और उसकी तो तस्वीर भी वायरल होती रही जब उन्होंने एक एक्शन एंड पे किया और उन्होंने कहा कि आई एम रेडी टू फाइट और उसकी उसका जो असरात हैं मेरे ख्याल में वो अभी तक जारी हैं और ऑब्वियसली लेकिन भारत के ऊपर क्या इसके असरात हुए हैं ये तो हमारे सामने है कि भारत के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं हुआ। पूरी दुनिया में उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, पूरी दुनिया में भारत में बात की जा रही है। बल्कि आज मैं देख रहा था कि जो मुसलमानों का कत्ल हुआ, पाकिस्तानी का कत्ल हुआ, 11 पाकिस्तानी थे, हिंदू थे जो कि भारत में कत्ल हो गए, उनके खिलाफ आज पाकिस्तान में हिंदू बरादरी एहतजाज कर रही है भारत के खिलाफ। हर जगह पर ये हो रहा है तो इसके ऊपर भारत को भी ख्याल करना चाहिए। हम लोग तो आखिरी मोमेंट तक कोशिश करते रहेंगे, चाहे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो, चाहे एक आम शहरी हो के कश्मीरियों को उनका राइट मिले। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और चूँकि हम अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास की बात कर रहे हैं तो वहीं पर एक यूथ समिट भी हो रहा है और इस यूथ समिट में दुनिया भर से नौजवानों को इन्वाइट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज से कि वो आकर अपनी अपनी कंट्री का जो रिप्रेजेंटेशन करें, मसाइल पर बात करें, किस तरीके से नौजवानों के मसाइल के हल के लिए उनकी कंट्री उनको सपोर्ट कर रही है और अक़वाम मुत्तहिदा क्या रोल प्ले कर सकती है, वो चाहे तालीम है, सेहत है, करियर है, किसी भी हवाले से। और पाकिस्तानी एक ऐसी ही स्टूडेंट जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, गुज़र कोई 4-5 साल से मैं आई हैव नोन हर एंड मैंने एक्चुअली उनको ग्रो करते हुए देखा है। वो छोटी सी बच्ची है, बड़ी क्यूट सी, और स्पीचेस करते हुए मुख्तलिफ जगहों पर प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए, वो चाहे कश्मीर की आवाज़ बुलंद करनी हो या पाकिस्तान का कोई मसला हो, भारत को ललकारना हो, तो वो हमेशा पेश रही। और आज प्राउड मोमेंट ये है कि वो इस समिट में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करें। बिल्कुल, यहाँ पर जो सूरत हाल है ऑब्वियसली पूरी दुनिया से डेलीगेशंस आते हैं तो उस वक्त ज़ैनब जो कि पाकिस्तानी तालिबा हैं उनको इनवाइट किया गया है नौजवानों के मसाइल पर कायम पैनल में। वहाँ पर वो गुफ्तगू करेंगी जो पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। इससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम रोशन किया है और मजमून नवीसी के मुकाबले जो दुनिया भर में हुए थे 15 से 25 साल की उम्र में उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी और इसके बाद अब UN के इजलास में भी उनको बुलाया गया, नौजवानों के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगी और ये पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली बहुत एजाज़ की बात है। तो आज जो गुफ्तगू होनी है उससे पहले हम उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से वो गुफ्तगू तैयार कर रही हैं, क्या उनका प्लान है, किस तरह से उन्होंने इस समिट को लिया है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर वो आज गुफ्तगू करेंगी। उसवा ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। उसवा, सबसे पहले तो मुझे तो अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, वैसे मैं आपको ज़ैनब कहूँ या उसवा कहूँ, लेकिन आप मुझे प्यार से कहती हैं, आप जो मर्ज़ी कह लें। सो उसवा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तरफ से आप आज क्या पैगाम लेकर जाएंगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उसवा ज़ैनब और एक इंटरनेशनल ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ था, एक ब्रसल्स की ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया था जिससे पूरी दुनिया से 3 ऐसे सिलेक्ट हुए थे। उसमें से अलॉन्गसाइड US के एक ऐसे के और ब्राज़ील के एक ऐसे से मेरा ऐसे सिलेक्ट हुआ था
मी बीइंग अ पाकिस्तानी। इसके बाद हमें मौका दिया गया कि हम 21st को इंटरनेशनल पीस डे पे UN के 75th सेशन में कुछ बोल सकें। इट वाज सपोज टू बी अ 2-minute स्टेटमेंट, जिसमें हमें बेसिकली डिस्क्राइब करना था कि हम कैसी दुनिया देखना चाहते हैं और UN के मैकेनिज़्म में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको चेंज होने की ज़रूरत है ताकि UN स्ट्राइव कर सके उस दुनिया को हासिल करने के लिए। तो मैंने बेसिकली जो पॉइंट उठाया था वो ये था कि एक तरफ जब हम टेक्नोलॉजी से जूम कॉल पे ये हुआ था, तो जब टेक्नोलॉजी से हम बात करें मेकिंग दिस कम्युनिकेशन पॉसिबल, वी आल्सो मस्ट रियलाइज़ कि इसी टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं। एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट आई बिलीव, और मैंने इसके दलाइल दिए थे जो कि काफ़ी लंबे हैं, तो मैं शॉर्ट करके आपको बताती हूँ कि एक तरफ मैंने कहा था बेरोज़गारी अमन की दुश्मन है, और दूसरी तरफ हम जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं उसके फ़ायदों के साथ साथ उसने बेरोज़गारी में भी इजाफा किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं रही इंडस्ट्रीज़ में। अब मसला ये है कि ये दो मसाइल हैं, लेकिन अगर हम मसाइल को क्लोजली देखें तो इसका सलूशन भी हमें इसी में मिलेगा। वो इस तरह कि जो यूथ है जो ग्रेजुएट होती है हर साल, लेकिन उसके पास जॉब्स नहीं होती, टेक्नोलॉजी होती है, तो ये हल हो सकता है कि जो यूथ है उसके पास जॉब्स नहीं है, टेक्नोलॉजी है, उस यूथ को उन बिजनेसेस के साथ कांटेक्ट करवाया जाए जिनके पास जॉब्स हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है सर्वाइव करने के लिए। तो इस तरह अगर मसले को क्लोजली देखेंगे तो उसमें से ही हमें इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त आपका मैसेज, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप ऑब्वियसली इसको लेकर चलेंगी। इसके अलावा ये जो यूथ के हवाले से आपने बात की है, पाकिस्तान के भी कुछ मसाइल हैं जिस पर आपने गुफ्तगू करनी होगी लाज़मन। वो कौन कौन से मसाइल हैं जिस पर आप गुफ्तगू करने जा रही हैं, स्पेसिफिकली अगर वो पाकिस्तान को कवर करें? आई बिलीव कि जो पढ़ाई का ऑब्वियसली बहुत नुकसान हुआ है। ओ लेवल स्ट्रीम में जो लोग थे उनके 6 मंथ ज़ाया हुए हैं, लेकिन मेट्रिकुलेशन में आई बिलीव पूरा 1 साल लोगों का ज़ाया हुआ है। पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हुआ है और इसका इज़ाला करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, लेकिन आई पर्सनली टुक ऑनलाइन क्लासेस एंड आई रियलाइज कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जितना फिज़िकली क्लास में बैठ के टीचर को देखना और सुनना और नोट्स बनाना। वो एसेंस था, हम टेक्नोलॉजी, ये नया एक्सपीरियंस था टीचर्स के लिए भी, और बहुत सारे एजेड टीचर्स थे और वो टीचर्स थे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी उनको अडेप्ट करना पड़ा और स्टूडेंट्स के लिए ये नया एक्सपीरियंस था। हमने तो जैसे तैसे ऑनलाइन क्लासेस ले ली, जिसका अगेन मुझे लगता है कि वो इफ़ेक्टिव नहीं थी। एट द सेम टाइम वी मस्ट रियलाइज़ कि हमें तो टेक्नोलॉजी मिल गई, इस वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस भी ले ली। वो इलाके जहाँ ना टेक्नोलॉजी है, ना उन लोगों के पास सहूलियात हैं लैपटॉप्स की, फ़ोन्स की, वाईफाई की, लोग पहाड़ों पे जाके, अगर फॉर एग्जांपल बॉयज़ स्कूल है वो तो पहाड़ों पे जाके फ़र्ज़ करें किसी ना किसी तरह सिग्नल्स को पहुंच के क्लासेस ले लेंगे। वो लड़कियां जो घर से नहीं निकल सकती उनकी पढ़ाई का क्या होगा? तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम था वो बहुत फीबल था, उसमें बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है। कोरोना ने ना चाहते हुए भी हमें जब ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी तो डिजिटलाइजेशन का एक ऐसा नागज़ीर प्रोसेस था जो एक्सेलरेट हो गया बेसिकली, और यही मैंने अपने ऐसे में भी लिखा था कि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ आना पड़ा है। बस फ़र्क ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहाँ पहले से अवेलेबल थी, लोगों को अवेयरनेस थी, उनके लिए इजी था अडेप्ट करना। हमारे लिए ये एक इंटायरली न्यू एक्सपीरियंस था, इसीलिए इसमें बहुत सारे मैकेनिज़म्स को इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। अच्छा, उसका आपने जिक्र किया, अब उसमें देखें पूरी दुनिया में तालीमी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हुई हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, हर जगह जब लॉकडाउन था तो स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे। अब ऐसे में टेक्नोलॉजी का, रिसोर्स का इस्तेमाल आता है या नहीं आता, कम हुआ या नहीं कम हुआ, ये तो एक अलग बहस है, लेकिन तुलबा अब अपना नुकसान कैसे पूरा करेंगे? मैं तो ये समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला का करम है, बिकॉज़ अल्लाह ताला के एहसान के बगैर तो अल्लाह ताला की रहमत के बगैर तो कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। एंड आई सर्टनली फील वेरी प्राउड कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड किया, और मैं अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करूँगी यूनाइटेड नेशंस में जाके। इट्स इक्विवेलेंट टू स्टैंडिंग इन द जनरल असेंबली और वहाँ बात करना।
तो आई बिलीव ये बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे फ्यूचर में भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जिसमें मैं पाकिस्तान का ट्रू और पॉजिटिव टैलेंटेड चेहरा दुनिया थैंक यू उसवा ज़ैनब, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने बताया और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करेंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहेंगी ऐसे ही आइंदा आने वाले सालों में। और ये जो मसाइल जिनका जिक्र आपने किया वो भी आप उनकी निशानदेही करेंगी और ऑब्वियसली आप पाकिस्तान और अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हमेशा कामयाब करें। थैंक यू। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एक अच्छी खबर नहीं है कुछ सार्फिन के लिए, क्योंकि बिजली के सार्फिन को फिर से बोझ बर्दाश्त करना होगा और वही बात लैंड लॉसेस, लाइन लॉसेस के मसाइल। नेपरा ने बिजली कीमत में ₹1.62 हैं कि लाइन लॉसेस को लैंड लॉसेस कह दिया। लाइन लॉसेस होगी। सुबह से ये डिस्कस कर रहे हैं पिछले महीने कितना बिल आया था, इस दफा कितना आएगा। मतलब अच्छा, मैं तंग आ गई हूं कैलकुलेशंस कर कि ये अक्टूबर से सितंबर तक होगा, फिर उससे अगले महीने होगा, पिछले महीने जुलाई का दे रहे हैं। लोगों को इस तरह कंफ्यूज करके हर बार बिजली महंगी करना ताकि लोग पिछला मीटर देखते रहें, पिछले बिल देखते रहें, कंफ्यूज। और एक छोटी सी चीज जो मुझे समझ नहीं आती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जब सबसे कम बिजली इस्तेमाल होती है उसमें भी आपको फ्यूल एडजस्टमेंट जून जुलाई के महीनों में देनी होती है और फ्यूल एडजस्टमेंट की कीमतें ये आसमान के ऊपर पहुंच जाती है। मतलब समझ नहीं आती सिचुएशन क्या हो। बिल्कुल। तो अब एक बार फिर बिजली बढ़ाई गई है, ₹1.62 फी यूनिट इजाफा किया, जिसके बाद सार्फिन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ने जा रहा है और एलामिया इस हवाले से जारी हो चुका है। और बिजली की कीमत ये जो बढ़ी है इसमें बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और कीमत में इजाफा साल 2019-20 ये वही बात है, पिछले साल से अब तक की समाही यानी कि 6 मंथ की एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। हर महीने की एडजस्टमेंट अलग, 6 मंथ की अलग। अब मुझे लगता है इन्होंने 1 साल की एडजस्टमेंट भी डाल देनी है। और अभी आपको रिसेंटली याद होगा IPPs के मुआहदों के बाद ऐसा लगा था कि शायद अब रिलीफ मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा फेवरेबल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट मुआहदा हो गया था और उससे फिर ये हुआ था कि एक फिक्स्ड प्राइस जो है वो डॉलर की रख दी गई थी कि फ्लक्चुएशन जो मर्जी हो हम इसके मुताबिक जो है वो कीमतें अदा करेंगे। इसके ऊपर अब एहसान एक देखें गवर्नमेंट ने बहुत किया है, उसमें ये किया है कि इतलाक जो है माहाना 50 यूनिट जो बिजली इस्तेमाल करते हैं ना उनके ऊपर इसकी महंगाई का बोझ नहीं होगा। जिसके घर में एक एनर्जी सेवर है ना वो भी 50 और वो अगर आप 12 घंटे चला रहे हैं, नहीं मेरे ख्याल से उस पे बचेगा। ये पूछते हैं हम, ये कैलकुलेशंस होनी चाहिए वैसे पूछ हाँ ये वैसे पूछ लेते हैं। अवैस कियानी की ये रिपोर्ट है और मैं सार्केस्टिक हंसी हंस रही हूँ, यकीन जानिए मेरा दिल जो है ना वैसे पहला समय कि 50 यूनिट कौन इस्तेमाल करता है। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। अवैस, बिजली तो महंगी हो गई है, ये तो कल से सभी सुन रहे हैं, अफसोस की खबर है आपने ये बॉम्ब भी गिराया है। ये 50 रुपए वाला जो 50 यूनिट वाला जो रिलीफ है ये क्या है कि 50 यूनिट तक लोग जो बिजली इस्तेमाल करेंगे, ये 50 यूनिट कौन इस्तेमाल करते हैं? ये मिनिमम किस तरह से इस्तेमाल होती है इतनी बिजली? ये 50 यूनिट उन देहातों में इस्तेमाल होते हैं जिस तरह मेरा गांव है जो कि पहाड़ी इलाका है, कहूटा नाड़, जहाँ पर बिल्कुल भी सिर्फ एक बल्ब की जरूरत होती है। तो वो लाइफ लाइन सार्फिन को कहा जाता है, जहाँ पर ना तो मतलब कि जहाँ पर कोई किसी इलेक्ट्रिक की जो अप्लायंस है उसकी जरूरत नहीं होती। क्योंकि ये सवाल हमने उमर अयूब से किया था, ये 300 यूनिट के लाइफलाइन सार्फिन थे, इनको कट ऑफ करके हुकूमत ने ये भी आसान की है माशाल्लाह कि इनको अब 50 यूनिट पे ले आए हैं। तो अब वही आप वाली बात है कि जो जिसके घर में एक एनर्जी सेवर है उसका भी तकरीबन जो है ना 50 यूनिट से ऊपर आता है सिलसिला। वो भी अगर आप 24 घंटे चलाएं तो शायद ज्यादा आ जाएगा, 12 घंटे का 51 हो गया तो गया, 51 हो गया तो फिर आपका ये रिलीफ गया आपको। अच्छा अवैस, मुझे एक बात बड़ी सिंपल सी समझाते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद एक टर्म आती है जिसमें कीमतें बढ़ जाती हैं, हम वो हर महीने मतलब 6 महीने के डिफरेंस से चल रहे होते हैं, मतलब दिसंबर का हम अगले 4-5 महीने के बाद दे रहे होते हैं। ये समाही एडजस्टमेंट क्या है? 6 मंथली एडजस्टमेंट क्या पहले भी होती थी? जी बिल्कुल ये होती है और ये बेसिकली जो तकसीम कार कंपनियां हैं उनकी ये एक पूरा इनका एक प्रोसेस है जो नेपरा के साथ इनका चल रहा होता है, मल्टी ईयर टैरिफ की है, इस तरह इनकी जो दरख्वास्तें आती हैं। लेकिन चूंकि ये कोविड की वजह से बहुत सी हियरिंग्स नहीं हो पाई नेपरा में, तो अब यही हो रहा है कि वो जैसे जैसे अपने जो बर्डन है वो कम करते जा रहे हैं तो ये इजाफा दिया जाता रहा है। अब ये डिस्कोस जो हैं उनकी नाअहली है, वो अपने जो इनकी लॉसेज हैं, रिकवरीज हैं, वो सब इसमें डाल रहे हैं।
उनको वो अपना जो बर्डन जो है वो आवाम पर जो है डाला जाता है। अब ये जो चीज आई है इसमें थोड़ी सी एक चीज जरा कंफ्यूज हो रही है कि ये नेपरा ने मंजूरी तो दे दी है ₹1.62 की, ये 6 माह की तकरीबन बन रही है, ठीक है, और ये पिछले माली साल की है 2019-20 के, मतलब कि ये अक्टूबर से लेके मार्च तक जो गुजर चुका है, जिसको गुजरे भी 7-8 महीने हो गए। इसमें उन्होंने ये अलाउ तो किया है कि ये मंजूरी उन्हें दे दी है, लेकिन अब यहाँ पर पास ऑन होने की बात है कि अगर ये गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ये बर्डन, अगर वो अपने पर कुछ सब्सिडी के चक्कर में, लेकिन वो नहीं देगी, उसकी हमारे जो जराए हैं, लेकिन जब वो नोटिफिकेशन करेगी तो ऑटोमेटिक बेसिकली अभी इतलाक नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करना है, ऑब्वियसली मंजूरी हो जाएगी या नहीं होगी तो बात की बात है, लेकिन अभी अगर ने कह दिया तो दैट मीन्स के इशू अभी है और होपफुली गवर्नमेंट जो है इस पर नोटिफिकेशन ना ही जारी करे तो मेरे ख्याल है ठीक है, वरना 162 आपको ऐसी उम्मीद है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा? मुझे तो लग रहा है कि शायद कर दिया जाएगा। एनीवेज जी, आप जितने मर्जी मुआहदे करें, आप जितना मर्जी सरप्लस अपना करंट अकाउंट ले जाएं, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये वही आवाम है जिन्होंने आपको मुंतखब किया, आपको ऐवानों तक पहुंचाया, आपके उन तमाम मंशूर को, तमाम वादों को सामने रखते हुए। तो अभी अगर आवाम को फ़ायदा नहीं होगा तो आवाम जो है इस पर वाज़े तौर पर नाराज़ होगी। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क बनने जा रहा है जो कि क्रिकेट को होस्ट करेगा। इंग्लैंड ने पहले होस्ट किया कोरोना के बाद और अब पाकिस्तान करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी और पॉजिटिव न्यूज़ है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि कोरोना के दिनों में जब क्रिकेट खत्म हो गई थी तो उसके बाद इंग्लैंड ने पहले होस्ट किया, पाकिस्तान ने होस्ट करने की जिम्मेदारी संभाली है। जिम्बाब्वियन टीम को इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम होस्ट करेगी। बिल्कुल, अक्टूबर नवंबर में जिम्बाब्वे के साथ 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज होगी, फिर T20 मैचेस होंगे, मुल्तान और रावलपिंडी स्टेडियम्स में भी खेले जाएंगे। सिर्फ लाहौर या कराची नहीं, अब मुल्तान और पिंडी तक भी जा रहे हैं। और ये तस्दीक हो चुकी है कि जिम्बाब्वे हुकूमत की जानिब से जिम्बाब्वे के पाकिस्तान दौरे की सरकारी तस्दीक के बाद ये खबर सामने आई और अब ये सीरीज़ जो हम होस्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ होगी। 30 अक्टूबर, 1 और 3 नवंबर को वनडे मैचेस खेले जाएंगे, जिसके बाद 3 T20 मैचेस 7, 8 और 10 नवंबर को होंगे। फिर जिम्बाब्वे का स्क्वाड जो है वो 32 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा और ये खेल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मैच की शेड्यूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ये हो चुका है कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो कैसे कोरोना को मैनेज करती है, क्वारंटीन डेज को कैसे मैनेज करती है, बबल जो बनाया जाता है कोरोना से बचने के लिए वो कैसे मैनेज होगा। ये एक चैलेंज है, उम्मीद करते हैं कि ये पूरा होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक अफसोसनाक खबर जो कि कल पूरा सोशल मीडिया पाकिस्तान भर और इसके साथ साथ इंटरनेशनली बड़ा अफसोस किया गया, साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर और कराची किंग्स यानी कि PSL के हेड कोच थे डीएन जोन्स, वो कल अचानक दिल का दौरा हुआ और वो भारत में मौजूद थे अपनी किसी असाइनमेंट में इंतकाल करके। इट वाज सच अ सैड न्यूज़ और पूरे के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जितने नामवर प्लेयर्स हैं, जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, एवरीबडी वाज कमेंटिंग ऑन इट, दुख का इजहार कर रहे थे क्योंकि बड़े लाइवली थे वो। और अभी मैं चाहूँगी कि हम आपको उनकी लाहौर के क़याम के दौरान, पाकिस्तान में क़याम के दौरान एक वीडियो जो अभी आप देख भी सकते हैं कि वो खुद तमाम पूरा कराची स्टेडियम वो उठा रहे हैं। मैच के बाद उन्होंने ये कराची या मुल्तान स्टेडियम में लग रहा है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में क़याम के दौरान ही वो एक असाइनमेंट और देखिए उन्होंने ये वीडियो किसी और ने बनाई थी, वो मैच खत्म होने के बाद वहाँ से सफाई करके डस्टबिन में डाल रहे थे और इसके बाद लोगों ने कहा कि देखो आप इससे सीखो कि पाकिस्तान से बाहर से मेहमान आए थे और वो आपका उठाकर गन जो है बाहर फेंक। बिल्कुल, एंड ही हैड सच अ गुड हार्ट कि वो सबसे बड़ा मिलजुल कर रहते थे। और फिर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ की वजह से जो वो इस दुनिया से गए तो एक स्पोर्ट्समैन भी जो है वो बचा नहीं हुआ इस मुसीबत से। और इसके साथ साथ चूँकि 5 से 6 साल पिछले उनके बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान में भी गुजरे हैं। PSL में उन्होंने पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोच किया, फिर और उसके बाद वो अब कराची किंग्स के साथ थे। पाकिस्तान के साथ बड़े कॉर्डियल रिलेशन थे उनके और उन्होंने पहला ट्वीट किया था कि हम पाकिस्तान आएंगे जैसे ही PSL के बाकी मैचेस के लिए हुआ ना, तो उन्होंने कहा मैं पूरी टीम के साथ अपनी पाकिस्तान में मौजूद। बिल्कुल जी, और इसी के साथ बस ये दुख है, शौक है जो पूरी दुनिया जो है वो बर्दाश्त कर रही है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 27 सितंबर को, विच इज़ गोना बी ऑन संडे। सो हमने सोचा कि हम इस पर आज ही बात करें और देखें कि किस तरह से दुनिया भर में टूरिज्म इफेक्ट हुई है कोविड-19 से और उसको रिट्रीव कैसे किया जाएगा आने वाले वक्त में, और पाकिस्तान कैसे प्ले कर रहा है टूरिज्म को ना सिर्फ प्रमोट करने में बल्कि दोबारा अब वापस उस स्टांस पे और उस पोजीशन पे जाने। चूँकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है फेडरल लेवल पर और सूबाई लेवल पर कोशिश में है कि
पाकिस्तान का टूरिज्म बेहतर हो और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इंडेक्स जो है टूरिज्म वो बेहतर भी हुआ गुज़िश्ता 2 सालों में। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद क्या प्लानिंग्स हैं, क्योंकि कोरोना है कोविड के बाद, और अब आगे क्या प्लानिंग्स हैं, कैसे मैनेज करना है जो प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल चीमा साहब, चेयरमैन हैं TDCP पंजाब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुहेल साहब। डॉक्टर साहब शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में, ऑब्वियसली कोरोना के बाद एक नया चैलेंज है टूरिज़्म के लिए, पूरी दुनिया तो अफेक्ट हुई, पाकिस्तान कितना अफेक्ट हुआ, और इसके बाद इधर से निकलने के लिए, सिचुएशन से निकलने के लिए, बेहतरी के लिए, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान अब मज़ीद क्या करने जा रहा है? देखिए इस वक्त जब कोरोना हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले, कोरोना से पहले आपको पता है कि एक बहुत बूस्ट था पाकिस्तान में टूरिज्म के हवाले से। अगर देखें प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत फोकस था और हम बहुत मेहनत कर रहे थे। और आपको पता है कि जैसे जो है वो हमने बहुत सारी, जैसे रिलीजियस टूरिज्म है, इसके ऊपर हमने बहुत काम किया, जिसमें जो है वो आपके सामने करतारपुर बॉर्डर हमने खोला। इसके अलावा जो है पूरी दुनिया के जितने भी सिख हैं उनको हमने वेलकम किया, और जब वो यहाँ से होके गए और हमारी हॉस्पिटैलिटी और हमारे जो इंतजाम थे उसकी उन्होंने पूरी दुनिया में तारीफ की। तो इसका नतीजा था कि बहुत सारे पूरी दुनिया से सिख, जैसे ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूके से बहुत लोग आ रहे थे। जी जी। उसी तरह से जो है वो हमने बुद्धिज्म के ऊपर बहुत काम किया। इसी तरह दूसरी जितने भी, अगर हम बात करें हमारे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उसके हवाले से भी हमने बहुत वर्किंग की। आपको नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद आके तो जो शाही किला है उसमें जो है वो वॉल का खुद इफ्तिताह किया, क्योंकि फोकस बहुत है गवर्नमेंट का। इससे पहले जो है वो जो शायद सबसे मेजर सेक्टर हमारा होना चाहिए था टूरिज्म, उसको हमने हमेशा इग्नोर किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लो था जब ये कोविड-19 आया, और हम बहुत सारी चीजें जो हम कर रहे थे हमें उनको स्टॉप करना पड़ा। पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट ट्रैवल कर रहा था पाकिस्तान, वो जो है वो स्टॉप हो गया। लेकिन हमने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी है। और उसका नतीजा है कि हम जो है अभी आप अगर 27 को हम एक फंक्शन करने जा रहे हैं जो शालामार में है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब भी तशरीफ लेके आ रहे हैं। तो वो हमने उसको बहुत हद तक जो है बहुत इम्प्रूव किया उसको। अगर आपने पहले अगर शालामार को गया है और अब अगर शालामार जाएगा तो उसको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। चलिए पहले तो हम गए हैं चेयरमैन साहब, नाउ आई सपोज के नया वाला आप दिखाने के लिए हमें इनवाइट कर रहे हैं। सॉरी मुझे समझ नहीं आई, दोबारा। मैंने कहा पहले वाला तो हमने देखा है, लेकिन ये जो फंक्शन होने जा रहा है नाउ वी सपोज के न्यू वाला दिखाने के लिए आप हमें इनवाइट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हम आपको इनवाइट करें, आप बिल्कुल तशरीफ लाएं। और डेफिनेटली आर्कियोलॉजी साइट्स जो होती हैं उनके ऊपर हम एक सर्टन, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो हम उनके जो भी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब आर्कियोलॉजी भी हो गया, मजहबी भी हो गया, इसके अलावा जो जनरल टूरिज्म होता है उसके लिए थोड़ी बात की जाती है कि फैसिलिटीज़ की थोड़ी कमी है, जो सड़कें हैं, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़, जो होटल्स रिजॉर्ट्स होते हैं उसकी में बात की जा रही है कि वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो थोड़ी कम है। अभी उसके लिए कोई काम हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रही है गवर्नमेंट के साथ? देखिए, एक तो हमारी गवर्नमेंट का जो फोकस है उसको प्लीज अगर समझे, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम जो फैसिलिटेशन होता है और उनको रेगुलेशंस होता है। तो पहली दफा है कि TDCP और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है तो खुद बिजनेसेस जो कि वो कर रहा था उससे बाहर निकलने की बात कर रहा है। हमने जो हमारे रिजॉर्ट्स थे उनको हम जो है वो प्राइवेट सेक्टर को जो है वो लॉन्ग टर्म लीज पे दे रहे हैं। ठीक है। और जो नहीं जहाँ पे हम ऑलरेडी थे उसको हम प्राइवेट सेक्टर को जो है वो एक तरह का हम समझ लें हवाले करके, ताकि वो उसको बेहतर तौर पे चलाए। हम नई डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मरी के साथ ही कोटली सतियां है। कोटली सतियां हमारा एक नई डेस्टिनेशन है जिसको हम जो है वो उसके लिए हम अब उस तरह से नहीं कर रहे जैसे मरी में मशरूम ग्रोथ हो गई और होटल जिसका दिल चाहा जहाँ पे मर्जी बना लिया, उस तरह से नहीं।
हम पूरी सतियां को ऐसी डेस्टिनेशन बनाने जा रहे हैं जिसकी मास्टर प्लानिंग जो है वो पहले होगी, और उसके बाद उसी मास्टर प्लानिंग के तहत हम जो है ऑलरेडी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे कुल्ली सतिया में बनाने जा रहे हैं। उसी तरह से जेलम में हमारा एरिया है जिसको हम जो है वो एक टूरिज्म जोन के तौर पे जो है लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, और ये बड़ा जरूरी भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। डॉक्टर साहब बस जाते जाते ये कह दीजिएगा कि वक्त कितना लगेगा, क्योंकि हमारे पास जगह तो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, पंजाब में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको डेवलप होने में ऐसा लगता है कि शायद टाइम लगेगा। आपके मुताबिक कितना वक्त लगेगा इन तमाम साइट्स को कंप्लीट होने में? देखिए, कुछ हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, कुछ मिड टर्म है और कुछ जो है लॉन्ग टर्म है जी। तो डेफिनेट हमें पता है कि हमारे तकरीबन 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, 3 साल बाकी हैं जी। तो हम इंशाल्लाह इन 3 सालों के अंदर जो है वो हम 3 साल से लंबे हमारे गोल्स कोई नहीं है, तो 3 साल के अंदर अंदर हम बहुत सारी नई डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग इससे पहले गए नहीं है। ऑलरेडी मैं आपको बताऊँ, कुल्ली सतिया के अलावा हम खुशाब में कुसूंत केसर है, अब आज जाके देखें तो आपको लगेगा कि आप यूरोप में आ गए हैं। अच्छा, चीजें जो है वो बहुत तेजी से हम चीजों को डेवलप कर रहे हैं, हमने कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेना, ज्यादा टाइम नहीं लेना। वेल, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस, क्योंकि टूरिज्म जब प्रमोट होता है तो ना सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट एंजॉय करता है बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन भी बनती है। एक लंबा बड़ा चैलेंज है, लेकिन आपने जो लिस्ट सुनाई, अल्लाह ताला जरूर आपको इसमें कामयाब करे, क्योंकि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है इससे बढ़कर हमें और कुछ नहीं है, वो जरूर होनी चाहिए। और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का एक बहरहाल क्रेडिट तो है कि वो टूरिज्म के ऊपर बहुत फोकस्ड हैं और उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से बहुत बात करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुहेल चीमा साहब, आप मौजूद थे और हमने बात की टूरिज्म पर। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बहुत इशू जो कि इस वक्त ज़ेरे बहस है, उसके ऊपर अब नोटिफिकेशन भी पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने जारी कर दी है। वो नोटिफिकेशन ये है कि पीएमसी जो है वो हो चुकी है और इसके अलावा पीएमडीसी ख़त्म होगी। ये सारा मामला काफ़ी देर से ज़ेरे बहस है। इस पर आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है ये तमाम मामला सामने आ रहा है। डॉक्टर्स ने इस तमाम मामले पर मुज़ाहमत की थी, मगर हुकूमत फिर भी पीएमडीसी को ख़त्म करने में अब कामयाब हो चुकी है और पीएमडीसी के मुतबादिल और नया इदारा कायम कर दिया गया है, विच इज़ गोना बी पीएमसी। और डॉक्टर्स के मसाइल में इजाफा होगा, इदारे के 300 मुलाजिमीन मुलाजमत से हाथ धो बैठेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम पीएमसी का जिक्र करें तो पीएमसी जो है वो है क्या? सबसे पहले सवाल तो ये आता है, क्यों उसको तब्दील किया गया? दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें अगर हम देखें कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के 3 अज्जा होंगे और फिर मेडिकल डेंटल काउंसिल जो ये बनाई जा रही है, नेशनल मेडिकल एंड एकेडमिक बोर्ड और नेशनल मेडिकल अथॉरिटी इसमें शामिल होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में 9 मेंबर्स को लगाया जाएगा जिनकी नामजदगी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। बिल्कुल, और इसमें जो मेंबरान होंगे उनका ताल्लुक सिविल सोसाइटी, 3 का मेडिकल शोबे और एक मेंबर का ताल्लुक डेंटल के शोबे से होगा। तो ये तमाम जो एक मिक्स बनाया गया है, इसके पीछे ऑब्वियसली कुछ रिजर्वेशंस भी हैं पीएमसी की, कि पीएमसी क्यों बनाया गया। पीएमडीसी जो था वो भी, उसकी भी रिजर्वेशंस हैं, वो बोर्ड ख़त्म हो गया है, क्या हुआ है? क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मैटर है। डॉक्टर्स भी इसमें कुछ कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं इससे फ़ायदा होगा, कुछ कह रहे हैं इससे नुकसान होगा क्या, ये भी मुझे भी क्लियर नहीं है और किसी को भी क्लियर नहीं। यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने सोचा कि आज ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नागुज़ीर हो जाता है कि किस तरह से इस पर बात की जाए। डॉक्टर्स कम्युनिटी क्या कहती है, मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं उनका इस पर क्या कहना है, और हमारे हेल्थ रिपोर्टर जो हमेशा इस चीज़ को बड़ा ओवरलुक भी करते रहे हैं और वो बता रहे थे कि ये ख़त्म हो जाएगी, ये हुकूमत पीएमडीसी ख़त्म कर देगी और अपना एक नया निज़ाम ले आएगी। जाहिद चौधरी साहब वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जाहिद चौधरी साहब। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ तो हम आएंगे, लेकिन चौधरी साहब आपसे हम शुरू करेंगे कि आप बड़े अरसे से ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड ये बात कह रहे थे कि पीएमडीसी ख़त्म हो जानी है, इसका बाकायदा नोटिफिकेशन आ जाना है और गवर्नमेंट अपना सेटअप लाना चाह रही है। वजह क्या थी इसके पीछे, क्यों ये बंद कर दिया गया? लोगों की रोजगार जो है वो दाव पर लग गया, पीएमसी आएगा, क्या फ़ायदा है इसका? देखिए, जो पीटीआई की मौजूदा हुकूमत है ये जब से बरसरे इक़्तिदार आई है, बल्कि इससे पीछे जाना पड़ेगा, जब ये केपी में जब गवर्नमेंट मिली पीटीआई को तो वहाँ पे भी पीटीआई का जो उसके जो प्राइम जो उसके गोल्स थे, जो उनका एम था, जो टारगेट था, जो उनके मंशूर में शामिल था,
वो हेल्थ सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना था, और वहाँ पे भी वो MTI की शक्ल में रिफॉर्म्स जो है वो लेके आए। और इसके पीछे डेफिनेटली वज़ीर आज़म के जो मेन एडवाइज़र हैं वो उनके कज़न डॉक्टर नौशेरवान बरकी हैं, उनकी जानिब से जो है वो ये सारी एडवाइस जारी की गई। उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था जो मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस का ऑटोनॉमी का जो वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे। अब ये PMDC पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, इसमें बड़ी एक बहुत ही एक दिलचस्प सूरत हाल जुड़ी हुई है इसके साथ कि ये 1962 में ये अदारा बना, और इसके जो बनाने वाले हैं वो उस वक्त जनरल अयूब खान की जो गवर्नमेंट थी उसके हेल्थ मिनिस्टर थे लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली खान बरकी, जो कि इन डॉक्टर नौशेरवान बरकी के वालिद थे। अच्छा। और वज़ीर आज़म इमरान खान के वो खालू थे। उनको बानी कहा जाता है पाकिस्तान में जदीद मेडिकल साइंस का, मेडिकल एजुकेशन का, मेडिकल प्रोफेशन का। उनके क्रेडिट के ऊपर ये अदारे हैं PMDC, CPSP, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान, ये जो मेडिकल रिसर्च काउंसिल है वो उनका क्रेडिट है, तो उनको बानी कहा जाता है। तो ये 62 से ऑनवर्ड तो इसमें कोई अमेंडमेंट्स हुई नहीं। अब आके उन्हीं के बेटे ने शायद ये सोचा है कि वालिद की जो बनाई हुई जो PMDC थी वो शायद उतना नहीं डिलीवर कर पा रही, तो इसको भी नए सिरे से जो है वो दोबारा देखा जाए, क्योंकि इस अरसे में मुल्क दो वक्त हुआ, कई हुकूमतें बदली, नजरियात मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के, किसी ने PMDC को हाथ नहीं लगाया। अब इसके ऊपर जो है वो लेके आए हैं वो, और इसमें जो अभी तक ये जो एक्ट है इसमें जो चीज़ सामने आ रही है वो ये कि जो मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके ऊपर अदम एतमाद किया गया है कि वो शायद इसको नहीं चला पाएंगे। और यही वजह है कि आप ये देखें कि इसका जो स्टार्ट है, जो वज़ीर आज़म ने एक तो नामजदगी करनी है तमाम लोगों की, कोई इसमें इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पहले PMDC में था वो निकाल दिया गया, डायरेक्ट कोई इलेक्शन नहीं होगा। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके हाथ में चीजें नहीं दी गई, सारा कंट्रोल जो है वो उनसे ले लिया गया, और जो एक मेंबर होंगे वो कमीशन में जो कहा गया है उसका स्टार्ट यहाँ से होता है कि सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे होंगे उसमें, और उसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट या कोई भी जो है वो अच्छी रिप्यूट का हामिल शख्स, एक लीगल प्रैक्टिशनर यानी एक वकील उसमें होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। यहाँ से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो है वो उसकी फॉर्मेशन का आगाज होता है इस लाइन के साथ। तो ये गवर्नमेंट का एक तजर्बा है, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझती है कि जो मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो शोबा तिब को बेहतर नहीं बना। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, ये जो बोर्ड तो बन जाएगा लेकिन इसके ऊपर टास्क क्या दिया गया है, इसने करना क्या है, ऐसा कि डिफरेंट क्या करेगा, जिससे जो होता है टारगेट होता है डिफरेंट उसमें लिखा हुआ है। बहुत एक बड़ी मेजर उन्होंने एक पैराडाइम शिफ्ट है उनकी जो है ना वो आपके मुल्क की जो है वो मेडिकल एजुकेशन में। आप देखें ना, पहले आप MD कैड का इम्तिहान देके तो MBBS में दाखिल होते हैं, ठीक है, 5 साल उसके इम्तिहान देता रहता है बच्चा। अब ये है कि उन्होंने कहा कि जब वो 5 साल वो पूरे कर लेगा तो फिर नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन होगी, वो होगा, उसमें वो एक अलग इम्तिहान उन्होंने उसके ऊपर एक तोप दिया है, क्योंकि उनका ख्याल है जो ये एक्ट बनाने वाले हैं कि मेडिकल कॉलेजेस की जो एजुकेशन है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता ना, इसलिए आप लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन लेके आए। और दूसरी बात उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि वो लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन होगी, उसका सिलेबस क्या होगा वो भी ये PMC और इसके नीचे जो बोर्ड होगा वो तय करेगा। अच्छा, मतलब एक लॉयर तय करेगा कि उसने ये ख्याल ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि ये इससे इस लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन से हम बेहतर डॉक्टर प्रोड्यूस कर सकेंगे कि एक और इंसान लेना जरूरी है। ये मिक्स बना के शायद ये पहले फ्लॉ था जिसको अब दूर किया जाए। ये जोई साहब ये तो तमाम इश्यूज हैं जो आपने बताए हैं, और ऑब्वियसली इन इश्यूज के ऊपर ही डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं PMA के, तो वो भी हमें बता सकते हैं खास ऐसा मसला जो कि आपको लगा कि इसकी बुनियादी वजह है जो कि इसको अगेंस्ट हैं सब लोग और इसको नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है, 2 से 3 वजूहात बताएं जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा क्रिटिसिज्म नहीं है, ये पहले भी जो PMDC थी, जब एक ख़ास किस्म का तबका एक अपने मुफादात को लुक आफ्टर करता है और मेडिकल एजुकेशन और मुआशरे के अंदर जो चीज़ें चाहिए उसको ओवरलुक करता है, उसको उस तरह से नहीं देखना चाहता जैसे कि दुनिया के अंदर देखा जाता है, देन इट क्रिएट्स एन इशू। PMDC भी जब मौजूद थी तो एक तबका वहाँ पे बैठा हुआ था कि जिसका मतलब एक मैं नाम नहीं लेना चाहता अपने उस दोस्त का, कि जिनके लिए एक ख़ास मुफादात के लिए पाकिस्तान में ये मसाइल उस वक्त शुरू हुए जब हमारे यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो है एक मशरूम ग्रोथ हो गई, एंड दे वांटेड टू हैव द अनकंट्रोल्ड जो था वो सारा निज़ाम चलाना चाहते थे।
फिर मसला तब हुआ जब मेडिकल प्रोफेशन ने, हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और बाकी जो मुल्क के साथ और मेडिकल एजुकेशन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और उनका कंसर्न है इसके साथ, जब उन लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई तो फिर नए नए तरीके हुए। अब ये देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गालिबन आप समझते हो कि दुरुस्त है, लेकिन इंटरनेशनली दुनिया के अंदर और जो देखा जाता है उसके अंदर उनकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। मैं एक आपके लिए मतलब एक काम से मिसाल देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत का ये वतीर है कि हर चीज़ों को वो समझते हैं, दे हैव द पोजेसिवनेस, कि हर वो चीज़ जो मैं एक बादशाह सलामत चाहता हूँ वैसे ही होना चाहिए। इस पीएमडीसी के अंदर जैसे मेरे दोस्त जाहिद चौधरी साहब ने फरमाया कि जिसके ऊपर हमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि जो रेगुलेटरी बॉडी होती है उसकी एक कंपोजिशन और उसके पीछे एनीथिंग व्हाट वी से, इफ वी से दी ऑटोनॉमी, तो इसके कोई ना कोई मतलब के मानी है। जब हम ये कहते हैं कि एक मेडिकल एजुकेशन हेल्थ सिस्टम को एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, तो रेगुलेटरी बॉडी होगी, वो गवर्नमेंट नहीं होगी। That has to be independent, transparent and autonomous body. लेकिन आपको लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के पास This is what I say. This is what I'm coming back to you. कि एक तो लफ्ज कमीशन माफिया, यू नो कि इट मींस बाय, और जो बंदा खुद अपनी इज्जत के साथ रहता है, मैं आड़ती है उसको हम कह देते हैं, या कहते हैं कमीशन एजेंट है, और आप एक इंस्टीट्यूशन का वो नाम लेके करना चाह रहे हैं तो उसके साथ ये सारी चीज होगी। अब इसमें से जो सबसे बड़ा मसला होगा कि ऑल द नॉमिनेशंस बाय द प्राइम मिनिस्टर, बाय अ पर्सन, अ सिंगल पर्सन, अगर वो करता है तो वो कितना भी वली अल्लाह क्यों ना हो जाए, दिस थिंग्स कैन नॉट बी, नहीं आ क्यों जाएगा, इसमें होगा डेफिनेटली ना। एक ही है कि जैसे जाहिद चौधरी साहब ने फरमाया कि नौशेरवान खान बरकी साहब जो अमेरिका से बैठ के सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे वही निज़ाम होगा जो अमेरिका के साथ और हम उसके साथ पिक एंड चूज के साथ करेंगे, वेयर एज इट इज नॉट इन द अमेरिका टू। यहाँ पे जो कमीशन के साथ आके अपनी जो है धौंस और धांधली के साथ आके जैसे इन्होंने कानून साजी की, वी वर एक्सपेक्टिंग ऑल दैट। पहले भी इन्होंने बनाया, फिर कोर्ट की तरफ से वो फारिग हो गया, लाबला सारी हिस्ट्री है, वो मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। और वी वर एक्सपेक्टिंग कि सेनेट ने इसको मतलब रद्द कर दिया, कोर्ट ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको फारिग कर दिया, लेकिन फिर कैसी एक खास लफ्ज मतलब ढिटाई के अलावा और कोई चीज मेरे नजदीक तो उन्होंने करने के साथ ऐसे वो करके उन्होंने नाफिज करके वो तो सदर साहब ने पहले साइन किए होते हैं ना, प्रेसिडेंट साहब, बल्बी साहब मतलब डॉक्टर हैं। और मैं आपसे करूं कि हमारे साथ ही वाज ऑन पेशावर, हमारी कॉन्फ्रेंस के साथ आए थे और हमारे साथ ये करके गए थे कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं आप लोगों को ऑन बोर्ड लूंगा, हमसे मुराद है द मेडिकल प्रोफेशनल। और पता चला अलवी साहब ने आके 2 दिन लगाए और उन्हें साइन करके और ये ऑर्डिनेंस जो नफाज कर दिया। ये ऑर्डिनेंस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। तीसरी चीज मैं कर्ज करूं आपके साथ कि जो हमें इसके साथ कंसर्न हुए कि मेडिकल एजुकेशन अनलिमिटेड दे दिया गया है, कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को या पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की खातिर करने की खातिर जो फीस स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं, देयर इज नो कंट्रोल, नो मेरिट एट ऑल। कोई मेरिट का मसला नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो दाखिला देना चाहता है वो उसके साथ दाखिल करके वो उसके साथ ले लिए जाएंगे। मैं तो यही सोच रही हूं, एक जो है मेडिकल एजुकेशन, हेड लग सकती हूं सारे कॉलेज। मेडिकल एजुकेशन इज दिस ऑल इज अबाउट द टीचर। अगर मैं 61-62 साल की उम्र के आगे कोई अलफ बे अगर सीखी है मैंने, तो देयर इज सर्टन, मैं आपकी जगह पे बैठ के ये नहीं कर सकता जो आप लोग कर रहे हैं। और उसमें से आने की खातिर जब टीचर्स की तादाद के लिए भी उन्होंने कह दिया, और उसके पीछे मैं एक मेन आपको बता दूं कि इनके साथ हमारे हुए बातचीत ऐसी, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट के इंस्टीट्यूशन मेडिकल कॉलेज कैसा और क्या करता है, उसमें तरबियत कैसी होती है। अच्छा, बट आई से आई स्टैंड, उन्होंने कहा हमारा कंसर्न ये है, आजादी नहीं दे दी, शुत्रे बेमुहार आजादी दे दी गई है, तो उसके साथ नो रूल ऑफ लॉ। उसके अंदर आके उन्होंने कहा कि हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है जिसको NLE का नाम दे दिया गया है कि एग्जिट के ऊपर वो एग्जाम दे, आप मोहल्ले में बैठ के पढ़ ले, आके इम्तिहान दे के अगर पास करते हैं देखा फिर है ना। आप देखें कि हम अपनी सोसाइटी में सबसे पढ़ा लिखा तबका डॉक्टर को, मतलब बहुत पढ़ा लिखा अच्छा डॉक्टर है, ये एक इमेज है एग्जैक्टली। और आप डॉक्टर्स के ऊपर ही एक ऐसे सिविल सोसाइटी को, एक ऐसे बोर्ड को बिठा रहे हैं, MBBS का ABC भी नहीं पता होगा, एक माहिर कानून को किस तरह पता कि आप इसको इस एंगल से भी तो लेना, ये डॉक्टर साहब का तो अपनी कंसर्न्स हैं इसके हवाले से कि वजीर आज़म बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस हवाले से, और उन्होंने इसको बहुत अहमियत दी है। और इसीलिए जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है उसमें तमाम तर इख्तियारात जो हैं इसके मेंबर, आपको पता है ये मेंबर्स जो हैं इनकी नामजदगी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार नहीं होगा, बल्कि उसमें लिखा हुआ है कि वजीर आज़म जब चाहें इन मेंबरान को चलता कर सकते हैं। अच्छा,
यानी ये अगर काम ठीक नहीं करेंगे तो हो सकता है ये 3-3 माह के लिए काम ठीक नहीं करेंगे, उनके मुताबिक काम नहीं करेंगे। और लास्ट जो कमीशन बनाया गया तो उसने 3 को वापस किया। क्या हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या सिर्फ एक ऑर्डर के ऊपर, एक ऑर्डिनेंस के ऊपर तमाम काम चलेगा? ये ख्वाहिश है, हर शख्स की ख्वाहिश है। फिरौनियत चाहता है, फिरौन की वो चाहता है हुकूमत, और मूसा की बात करते हैं। तो यहीं से मैं चाहूंगी कि आप कंटिन्यू करें, लेकिन मुसलसल हमें कहा जा रहा है कि एक ब्रेक ले लें। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पीएमडीसी तो अब तहलील हो गया और पीएमसी जो है वो ना सिर्फ ऑर्डिनेंस बल्कि नाफिज भी हो गया। ज़ाहिर चौधरी साहब, वेरी क्विकली, अब तो हो गया, कुछ नहीं हो सकता, कानून बन गया। बेहतरी आएगी इससे या नहीं, साफ साफ बताइएगा। देखिए, अगर तो आप जेन्युइन बात करें तो डेफिनेटली एक बहुत ही बुरा तजर्बा अनफॉर्चुनेटली ये मेरे ख्याल में गॉड फॉरबिडन ये होने जा रहा है, क्योंकि इससे मेडिकल एजुकेशन जो है ये इसके ऊपर ये इस तरह की तबाह आजमाई है कि इसका नुकसान होगा। आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कोशिश के बाद सेंट्रल एडमिशन शुरू किए थे ताकि कोई मेरिट हो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में भी, डेंटल कॉलेजेस में भी, वो इस पीएमसी में उसका कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपनी मर्ज़ी से दाखिला करेंगे, अपनी मर्ज़ी का मेरिट बनाएंगे, अपनी मर्ज़ी से फ़ीसें मुकर्रर करेंगे, अपनी जो उनकी मंशा और जो उनकी जो है वो होगी वो उसके मुताबिक करेंगे। और जिस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जिससे दिल चाहे उस यूनिवर्सिटी के साथ खुद को एफिलिएट कर ले। लिहाजा वो कोई आपके वो जो है ना वो उसमें नहीं रहेगा, पहले ही नहीं थे और अब बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो एक बहुत ही मशरूम, यानी ये इतना बड़ा आप जुल्म करने जा रहे हैं कि कोई उसका लेवल नहीं होगा। और एनएलई के नाम पे आपने एक एग्जाम उसमें रख दिया कि जी हम तो जो है ना वो एक एग्जाम ले लेंगे। और भाई किसी ने इनको नहीं बताया कि एग्जाम लेने से डॉक्टर जज नहीं होता, डॉक्टर की क्लिनिकल स्किल से डॉक्टर जज होता है। रट्टा लगा के कोई भी रट्टा लगा के मेरे जैसा बंदा, कोई भी बंदा इम्तिहान दे कि शायद नंबर ले लेगा। आप मुझे सही कह रहे थे। मसला ये है कि वो जी बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि कोई भी अब बन सकता है, कोई भी बन सकता है, मेरिट का कोई भी मेरिट बना सकते हैं और कोई भी इसका क्राइटेरिया, चौधरी साहब के कोई चाहे वो एमडी कैट का इम्तिहान दिलवाएं ना दिलवाएं, जो उनकी मर्जी है। आपने तो खुली छुट्टी दे दी है कि भाई जितनी डिग्री आप भेज सकते हैं इस मुल्क में, 35-40% भी है डॉक्टर बनने की, कर लें। एक्ट के हवाले से लास्ट इस पे जो है वो एक और इम्पोर्टेंट चीज, ऊपर कमीशन है जो नॉन टेक्निकल लोगों पे मुश्तमिल होगा, जिसमें फिलैंथ्रोपिस्ट, लीगल एडवाइजर, टेक्नो क्या उसको कहते हैं, अकाउंटेंट, इनका क्या काम है। एक मुंशी है, एक जो है वो वकील है, तीसरा जो है वो पता नहीं कौन है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे यहाँ किसी को भी आप सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा तो कोई भी आ सकता है, जिसको जो आपको अच्छा लगे वही आप कहेंगे ये सबसे बेस्ट है। वो क्या पता उसको कि मेडिकल एजुकेशन क्या चीज है, क्या पता कि इसको कैसे बेहतर करना है। ठीक है, ऊपर नाहल बैठे होंगे, बेसिकली नीचे एक बोर्ड होगा। अच्छा, ये इसमें दो चीजें, ऊपर नाहल होंगे, नीचे जो है ना वो मेडिकल बोर्ड जो बनाया आपने, वो जो आपका ये सिलेबस और ये सारा कुछ करेगा, वो नीचे होंगे टेक्नोक्रेट्स। अब जो भी होगा वो हो चुका है चौधरी साहब, निजामी साहब, होगा ऊपर नीचे जो भी बोर्ड शोर्ड बन गए हैं, अब आपने क्या कर लेना है? मैं कर्ज करता हूँ, देखिए सर कि एक तारीख है और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नो रिग्रेट्स एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, वी मीन बिजनेस, और हम शुतरे बेमहार इस मुआशरे के अंदर हमारे होते आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, और मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर जो लोगों की ज़ाती ख्वाहिशात और अपने जो उनके मुफाद बन जाए, कानून बनते हैं टूटते हैं, इसका कोई मसला नहीं, इससे पहले भी बना था। बट वी आर गोइंग टू डू इस लाहौर के अंदर रहते हुए मैं अपने ताई जो आपसे शेयर करूं कि टुमारो वी आर हैविंग अ मीटिंग ऑफ ऑल द एसोसिएशंस एंड सोसाइटीज़ मेडिकल प्रोफेशन की लाहौर के अंदर इंशाल्लाह। और दूसरा हम लोग जा रहे हैं फ्लोट करने की खातिर कि जैसे बाकी हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर कमीशन बने हुए हैं प्रोविंशियल है, इसी तरह से हायर एजुकेशन कमीशन जो बने हुए हैं, दीज आर ऑन द प्रोविंशियल लेवल, एंड वी मे गो एंड डिमांड एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। फिल वक्त ये मेरा अपना ही डॉक्टर अशरफ निज़ामी की एक थॉट प्रोसेस है कि जैसे हमारे हमसाया मुल्क के अंदर है कि हर प्रोविंस के अंदर पाकिस्तान मेडिकल और प्रोविंशियल मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, इसी किस्म की हमारे मुल्क के अंदर भी इसका होना चाहिए। जब हुकूमत ऐसा नहीं करना चाहती और एक इजारादारी करने जा रही है तो देयर इज नो अदर ऑप्शन कि जैसे डिसेंट्राइजेशन उसके साथ किया जाए ताकि एक रीजनेबल सेंसिबल किस्म की अथॉरिटी है वो कायम की जाए, जैसे इससे पहले भी था। इट इज गोइंग टू, वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट इट इंशाल्लाह ताला, इसके साथ हम इस पे काम करेंगे, करवाएंगे। ये तो अब निजामी साहब भी बेहतर समझते हैं क्योंकि ये मुतालबा जो उन्होंने किया कि हर सूबे की पीएमडी
पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी हेल्थ जो है वो अब प्रोवेंशन सब्जेक्ट है। लेकिन 1962 से पहले जब जनरल वाजिद अली खान बरकी ने ये पॉलिसी बनाई है, तो उससे पहले प्रोविंसेस के लेवल के ऊपर मतलब एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ये बॉडी थी और वही जो है चल रही थी। इट इज नॉट इशू अबाउट 62 और 62 के बाद वाले, इट इज नॉट प्री एरा और पोस्ट एरा, ये कोई कोरोना या कोविड का ऐसा नहीं है, और ना ये तब्दीली बराए तब्दीली की बात है। इट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल डिसीजंस कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर मैं काम ठीक नहीं करता डज नॉट मीन कि इसके ऊपर कोई फूट से, ये कोई मतलब आसमानी सही बात तो नहीं है जिसके साथ नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला वी एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एंड द मेडिकल प्रोफेशन एंड कम्युनिटी अलोंग विद द रीजनेबल और बाशऊर जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनके साथ मिलकर ये लाकानूनियत जो है, ये मैं आपको एश्योर करवाता हूँ एक्शन क्या हम इसको होने नहीं देंगे। आपने कानून को लाकानूनियत कहा, बट लेट्स सी कि हाउ गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स टू दिस मुतालिबा जो आप कर रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट इज नथिंग, बैंक्स बन गए हैं, बैंक ऑफ पंजाब है, बैंक ऑफ सिंध है, पहले एक खबर दे दूं, जिसने ये ड्राफ्ट तैयार किया था पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का, उसका ये ख्याल था कि शायद सदर वो होगा। अब इतलात ये हैं कि उनको अब कंसिडर नहीं किया जा रहा। अच्छा, और तो जिसने ये सारा प्लानिंग बनाई थी कि मैं सदर की लड़ाई है, सदर की ख्वाहिश है, तो वो कोई और दौड़ में जो है ना मल्ला कमेटी बना ले, ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई इसीलिए ये बना दिया था। आप देखते हैं क्या होता है। चले प्रोग्राम एंड वी विल गो टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू। मैं एक और आपसे शेयर कर दूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाने का भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इस्तेकाक रखती है। सर्टेनली आपका बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी बात इस पर हमने मुकम्मल तौर पर की, और ये एक तो मैसेज चला गया है कि इससे डॉक्टर कम्युनिटी और जो आइंदा आने वाले डॉक्टर्स हैं वो भी खुश नहीं है। तो इस पर नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि कानून तो बना दिया है, लेकिन कानून सबकी मुतफिका राय से बनना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ऑर्डिनेंस नहीं होना चाहिए जिस पर आप सिर्फ लागू कर दें और नाफिज हो जाए। एनीवेज जी, वी टेकिंग अ ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। यहाँ पर सोशल मीडिया की बहुत तारीफ होती है, वहीं पर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी ऐड हो जाती है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासर होती है। ऐसे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं, और उनके साथ जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं लोग उनको फॉलो करते हैं और लोग फिर उनसे सीख लेते हैं। बहुत कम ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक्चुअली पॉलिटिकल, सोशल मीडिया, सोशल इशूज़ या अपने इर्द गिर्द के सिनेरियोज के ऊपर बात करते हैं। हाँ, फन साइड, ग्लैमर साइड, फैशन साइड, कोलैबोरेशन साइड। एक ऐसे ही यूट्यूबर एंड फेसबुक एक्टिविस्ट जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं आज हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनका ताल्लुक कराची से है, लेकिन वो इस वक्त लंदन में पढ़ रहे हैं और आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनसे आपकी तो हम जिक्र कर रहे हैं मोहम्मद अफाक खान का, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अफाक। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अफाक, बड़ा ज़बरदस्त काम किया आपने अब तक यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। कब से आप ये काम कर रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म आपने यूज़ करना शुरू किया? कैसे ख्याल आया कि आपने इन्फ्लुएंस करना है, आपने बात करनी है, अपने जज्बात का इजहार करना है सोशल मीडिया पर? जी देखें इसकी दो वजूहात थी। एक तो ये कि जब मैं अपने वालिद साहब को देखता था कि वो जब कभी टीवी देखते थे और कोई टॉक शो चल रहा होता था और वो देखते थे कि ये बात गलत हो रही है, तो वो कहते थे कि इनका नंबर निकालो, इनसे मुझे बात करनी है। अच्छा। मुझे उससे एहसास ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उन आम लोगों की जो आवाज़ है वो सामने नहीं आ रही। और दूसरी वजह ये थी कि मेरा ये मानना है कि जो मुसलमान होते हैं उनको इस्लाम का एम्बेसडर होना चाहिए पूरी दुनिया में। जिस तरह एक बच्चे को अपने वालिद साहब का एम्बेसडर होना चाहिए उनका नाम बनाने के लिए, इसी तरीके से पाकिस्तानियों को दुनिया में कहीं भी जाए अपने मुल्क का एम्बेसडर होना चाहिए। तो जब मैं ऑब्वियसली यूके गया, वहाँ जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे मुल्क का अच्छा इमेज दुनिया के सामने लेकर आना है, और अच्छा इमेज लाने के लिए सोशल इश्यूज़ पर बात करनी होगी, जिसको स्पेशली वो सोशल इश्यूज़ जो कि मीडिया से मिस हो जाते हैं। और यकीनन आपने ये बात नोट की होगी कि बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं वो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ जाती हैं, और जब जो चीज़ आपके कैमरे की आंख के सामने आ जाए तो वो मसला हमेशा हल हो जाता है।
So these are the reasons that I started my social media platform. अच्छा, और ये बड़ा ज़बरदस्त रहा क्योंकि इसमें एक साइड जो मैं देख रही हूँ, आपकी कॉन्वर्सेशन से सुन भी रही हूँ कि एक आम आदमी क्या राय रखता है उसको आपने आवाज़ दी और प्लेटफॉर्म दिया, जैसे आपने अपनी वालिद साहब की मिसाल भी दी, एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन यूके एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सच स्टफ, तो वो आप एक एम्बेसडर का रोल भी प्ले कर रहे हैं। लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि कुछ, क्योंकि नेगेटिविटी भी है, बैड स्टोरीज भी होती हैं, कुछ इश्यूज जो जेन्युइनली एग्जिस्ट करते हैं और आप उन पर बात करते हैं, तो वहाँ पर जो आपके फेलोज होते हैं यूके में या ओवरऑल भी, तो वो ऐसा नहीं होता कि इस पे और नेगेटिविटी ऐड हो जाती है कि यार ये तो इतने मसले हैं, यहाँ तो इतने प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कभी फील हुआ आपको? जी, दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल ऐसा कभी कभी फील होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आप बुराई को बुराई नहीं समझेंगे तब तक आप उसको अच्छाई में तब्दील नहीं कर सकेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अच्छा इंसान हूँ तो कोई चॉइस ही नहीं है कि मैं खुद को अच्छा कर सकूँ जब तक मैं खुद को बुरा ना समझूं। और जहाँ तक सोशल इश्यूज की बात है, इंसान का दिल दुखता है जब वो देखता है कि किसी की आवाज़ नहीं उठाई जा रही, किसी की आवाज़ दबाई जा रही है। तो यकीनन सोशल मीडिया एक खुला प्लेटफॉर्म है, आप आके बात कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपकी बात आगे जाती है, लोग आपको सुनते हैं। मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के दिलों की बात को अपने अल्फाज में बदल के लोगों की समाअतों तक पहुँचाऊँ। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। एक इसमें जो आपने जिक्र किया, आपने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म देता है लोगों को बात पहुंचाने की अपनी, इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिनमें नुकसानात का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, उसमें फेक न्यूज़ है, एजेंडा सेटिंग है, उसमें आपकी कोई अश्योरिटी नहीं होती है कि बात सच्ची है नहीं है, मनगढ़ंत बातें बनाई जाती हैं, उसके बाद वो बात ऐसे जाती है, वायरल हो जाती है और उसको काउंटर करने के लिए जो सच होता है वो कहीं छुप जाता है। इसके ऊपर कोई कानून भी नहीं है, कोई पायरेसी कानून भी नहीं है, कुछ इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ट्रेन करना है लोगों के हाउ टू यूज़ द सोशल मीडिया। जितनी बड़ी तादाद में हम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इसके लिहाज से हमारा हर नौजवान जो है वो अरबपति होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं जैसे ही यूके से आया लास्ट संडे, तो मैं जो पार्क में गया, मैंने देखा पार्क फुल भरा हुआ है नौजवानों से। मैंने अपने कज़न से कहा, माशाल्लाह यहाँ तो नौजवान बाहर आए हुए हैं। उसने कहा, भाई ये सब टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं और वो सब के सब स्लो मोशन में चल रहे हैं। उनके नो डिसरिस्पेक्ट, वो उनका अपना टैलेंट है, लेकिन स्लो मोशन में चलना या फिर किसी दूसरे गाने में डबिंग करना। आप कहते हैं कि स्टैंड विद कश्मीर के हैशटैग चलाते हैं और वो ऐसे गानों पे डांस कर रहे होते हैं जो कि फैमिली के साथ देखने के लायक भी नहीं होते। तो ये, और दूसरी तरफ जहां तक फेक न्यूज की बात है, ये भी लोग व्यूज के लिए करते हैं। अपने हस्बैंड को मार देना, अपने रिश्तेदार को मार देना सिर्फ व्यूज की खातिर। तो फिर हल क्या है? तो आई थिंक गवर्नमेंट को भी चाहिए और हमें भी चाहिए कि इनको ट्रेन करें इसके बारे में। अच्छा, ट्रेनिंग कैसे होगी? आप जैसे अभी आपने जिक्र किया, वो आप एक टिकटॉकर का जिक्र कर रहे हैं जिसकी बीवी ने ये वीडियो बनाई थी कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो जिंदा था, और उसके बाद वो फेक साबित हो गई, क्लियर भी हो गई। आपने उस पर तबसरा भी किया और अपनी वीडियो बनाई, और भी बहुत सी ऐसी भरी पड़ी हैं चीजें। ट्रेनिंग कैसे करें? कौन देगा ट्रेनिंग? जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये बात बिल्कुल ठीक है, यूथ में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हम सिर्फ फन साइड, हम सिर्फ ये स्लोमोज, डब स्मैश या फैशन, नो डिसरिस्पेक्ट, मैं भी यही बोलूंगी, बट सिर्फ उसी के ऊपर फोकस्ड रहते हैं। देखिए, बात ये कि मैं आपको एक बात बताऊंगा। बात ये कि असल में मुझे नहीं पता हमारे पास थोड़ा सा वक्त मौजूद है या नहीं। कहते हैं कि एक जगह से एक बादशाह गुजर रहा था, वो उसने एक मार्केट में देखा कि एक शख्स गधा बेच रहा है और वो कह रहा है कि 1 लाख दीनार गधे का। तो बादशाह ने कहा कि इतना महंगा, इतना मरियल गधा? तो उस शख्स ने कहा कि ये स्पेशल गधा है, इसके ऊपर जो बैठता है उसको मदीना मुनव्वरा दिखाई देता है। तो बादशाह का वजीर जैसे ही उस पर बैठने लगा तो उस शख्स ने रोकर कहा, नहीं, सिर्फ उसको दिखेगा जो नेक होगा। अब वजीर ने कहा, मेरी गैरत का सवाल है। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं गुनाहगार हूं? हाँ। वो जैसे ही गधे पे बैठा कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, वाकईतन मुझे मदीना मुनव्वरा दिख रहा है। बादशाह ने कहा कि मुझे भी बैठना है। जब बादशाह बैठा, बादशाह को भी कुछ दिखाई नहीं दिया, तो बादशाह ने यह कहा कि लगता है मेरा वजीर गुनाहगार है, मुझे तो मक्का और मदीना दोनों दिख रहे हैं। तो इसी वजह से हमारे टिकटॉक ने, हमारे सोशल मीडिया ने उनको स्टार बना दिया है जो कि
ओछी हथकंडे करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जो कि ये पॉइंट आपका आ गया, लेकिन जो सवाल है वो ये है कि आपने कहा गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। देखिए यूट्यूब के ऑफिस यहाँ पर नहीं है, टिकटॉक का ऑफिस यहाँ पर नहीं है, फेसबुक का ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है, कुछ मसाइल आते हैं, फेक न्यूज़ आती है, कोई भी एजेंडा सेटिंग होती है, उसको काउंटर करना गवर्नमेंट किस तरह घर घर जाकर लोगों को रोकेगी? इस पर कोई वीडियोज़ बनानी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए कि लोग इस तरह से ना करें। ट्रेनिंग अब गवर्नमेंट इस लेवल पर कैसे करेगी इंडिविजुअल लेवल पर जाकर? देखिए गवर्नमेंट इंडिविजुअल लेवल पर ना करे ना, मैं और आप कर सकते हैं ट्रेनिंग, जिस तरह आप ये शो कर रहे हैं माशाल्लाह, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और जहां तक ट्रेनिंग की बात है, आप चाइना की मिसाल ले लें, वहां पर उन्होंने 5000 गेट कीपर रखे हुए थे इन चीजों के लिए कि कौन क्या अपलोड कर रहा है। हमें ये चीजें बड़ी बुरी लगती है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, लेकिन आपने देखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से कितने लोगों को नुकसान हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी 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 आफाक, ठीक कह रहे हैं आप जी जी। तो आई थिंक यस, इसमें गवर्नमेंट हो, हमारी जो मिनिस्ट्री है टेक्नोलॉजी की वो हो, और सबसे बड़ी बात आप और मैं, स्पेशली आप लोग जिस तरीके से आप ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये अवेयरनेस ही फैला रहे हैं हम लोग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात लोगों के दिलों में उतरेगी और हम सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो दुनिया में भी आखिरत में भी हमें काम आएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बड़ी जबरदस्त बात की आपने आफाक, हमने और आपने मिलकर ही अपनी यूथ की ग्रूमिंग करनी है अगर वो समझ ले। लेकिन वहीं पर मैं आपकी ये बात भी रिपीट करना चाहूंगी कि चेक एंड रेगुलेशंस हमेशा बुरी नहीं होती हैं, कभी कभी ये आपको एक राइट डायरेक्शन में भी लेकर जाती हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच आफाक, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने किसी तरह के पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, अच्छी बात करेंगे, सच बात करेंगे, लोगों के जो फायदे में है वो बात करेंगे, अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने व्यूअर्स बनाने के लिए ऐसी बातें ना करें जिससे पाकिस्तान का भी नुकसान हो। एनीवेज जी, टाइम हमारा खत्म हुआ। नौजवान तो अच्छा काम करेंगे, अबूज़र वीकेंड एंजॉय करेंगे और आप भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, आप भी करें, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।